ह्यूमन ज्योग्राफी ई कंटेंट क्लास में सभी का स्वागत। मैन एनवायरनमेंट रिलेशंस मानव पर्यावरण संबंध का ये 6th वीडियो और अभी तक हमने दो विचारधारा मानव पर्यावरण संबंधी नियतिवाद और संभववाद का अध्ययन किया। आज इस क्लास में हम संभववाद या पॉसिबलिज्म का एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसका थोड़ा विश्लेषण और आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि वातावरण निश्चयवाद की आलोचना के बाद में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने संभववाद विचारधारा को विकसित किया। जिस प्रकार जर्मनी के भूगोलवेताओं ने निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा प्रस्तुत की थी, उसमें मानव को प्रकृति के सामने बिल्कुल असहाय दिखाया गया था या प्रस्तुत किया गया था। इसके बिल्कुल विपरीत पॉसिबलिज्म में संभववाद में भूगोलवेताओं ने हमारे सामने इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए और एक ऐसा दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसमें मानव को प्रकृति या वातावरण का मालिक की तरह प्रस्तुत किया गया कि मनुष्य के सामने प्रकृति का बहुत अधिक जोर नहीं चलता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए एंड ना सिर्फ उन्होंने प्रस्तुत किए, वी ऑल्सो इन आवर डेली लाइफ, हम भी हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि मानव ने बहुत हद तक प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। हम देखते हैं कि किस प्रकार नदियों को बांध बनाकर नहरें बना ली हैं, विद्युत उत्पन्न कर रहा है, फसलों को सिंचाई कर रहा है, एक साल में 2-2, 3-3 फसलें उगा रहा है, किस प्रकार कृषि यंत्रों का मैकेनाइजेशन से वो इतनी विस्तृत खेती कर रहा है, किस प्रकार उसने ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल बना दिया, बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण। परिवहन के साधनों में इतना विकास हो गया कि हम चांद तक पहुंच गए हैं। मतलब जो प्राकृतिक सीमाएं थी, नदियां, पहाड़, इनकी अब कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही है। हवाई जहाज की सहायता से हम एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप एक दिन में पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए गए संभववाद को सिद्ध करने के लिए, पॉसिबलिज्म को सिद्ध करने के लिए, जो कहते थे कि प्रकृति मानव की मालिक नहीं है, बल्कि मानव अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्रिय भौगोलिक कारक है। इन सभी तथ्यों को, उदाहरणों को देखकर ऐसा आभास होता है कि मानव ने प्रकृति पर किस प्रकार लगातार निरंतर विजय प्राप्त कर ली है। और ये सत्य भी है कि जैसे जैसे मानव वर्ग ने अपना बौद्धिक, अपना आर्थिक, अपना तकनीकी विकास किया है, वैसे वैसे उसने प्रकृति पर कुछ हद तक विजय भी प्राप्त करी है। मानव वातावरण का दास नहीं है, लेकिन फिर भी अब अगर हम संभववाद की आलोचना करें तो बहुत सारे जो संभववादी विद्वान थे वो ऐसा एक तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे थे कि मानव ने वातावरण पर या प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी अभी भी मनुष्य के सामने प्रकृति या वातावरण ऐसी स्थिति उत्पन्न कर लेता है कि मानव उन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर पाता। संभववाद निश्चयवाद के विपरीत विकसित होने वाली विचारधारा थी, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च रूप में वर्णित किया तथा उसे पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक माना। संभववाद विचारधारा ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, जिस कारण उन्हें आलोचना का भी शिकार होना पड़ा। मिस सैंपल का कथन इस संदर्भ में उपयुक्त सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। अगर कुछ हद तक कठिन परिस्थितियों में मनुष्य ने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है तो उसकी बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस सैंपल प्रकृति अपना कार्य, प्रकृति सर्वशक्तिमान है और वो अपना कार्य चुपचाप करती है, और जब प्रकृति व्यापक रूप से अपना कार्य करती है तो मनुष्य के हाथ खड़े हो जाते हैं। संभववादी विचारकों का यह मानना था कि मानव एक महान शक्ति है
जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैसा कि बहुत सारे बाद में आगे चल के बहुत सारे संभववादी भूगोलवेताओं ने भी कहा, जैसे यहाँ पे ब्रूम्स ने कहा, क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है वह पृथ्वी पर निर्भर करता है। बिकॉज मैन रिजाइड्स ऑन अर्थ ही डिपेंड्स ऑन अर्थ, कि हम अपने आप को प्रकृति से, पृथ्वी से, वातावरण से कम्प्लीटली मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसी पे निवास कर रहे हैं। अतः स्वयं संभववादी विचारकों ने स्वीकारा कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसके मद्देनजर रखते हुए ही मानव विकास करता है। हम हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि मान लिया मनुष्य ने ऐसी सुविधाएं कर ली हैं कि वो अपने घर में, ऑफिसेज में एयर कंडीशनर्स लगा लेता है, पर क्या वो खेत में एयर कंडीशनर लगा के काम कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमने देखा कि मानव ने जहाँ पर पानी की कमी थी वहाँ पर सिंचाई के साधनों से फसलें उगानी शुरू कर देती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक कहर होते हैं, जैसे कहीं पे अतिवृष्टि हो जाती है, बादल फट जाता है या ओले गिर जाते हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं, और तैयार की तैयार फसल किसान अपने घर या बाज़ार में ले जाकर बेच नहीं सकता और वो वहाँ पर नष्ट हो जाती है। तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है, उसके आगे हालांकि मानव ने बहुत प्रगति करी है, बहुत उन्नति करी है, लेकिन फिर भी प्रकृति ऐसी कठिनाइयाँ प्रस्तुत कर देती हैं जिसके आगे मनुष्य का कोई बस नहीं चलता। बहुत सी बीमारियाँ आ जाती हैं। आज जब हम कोविड-19 सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो इससे पहले मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने सोचा था कि आज के इस आधुनिक जीवन में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है, बायोटेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है, हर एक बीमारी के दवाइयाँ, इंजेक्शन, वैक्सीनेशंस उपलब्ध हैं, कि कोई ऐसी दवाई आएगी और जो सारी सृष्टि को एक स्टैंड स्टिल बिल्कुल खड़ा कर देगी, सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को ऐसे खड़ा कर देगी। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे सामने, मुझे नहीं पता कि ये मैन मेड वायरस है या प्राकृतिक वायरस है कोविड-19, लेकिन अगर ये प्राकृतिक है तो ऐसी सिचुएशन आज के दिन इतनी विकसित समाज, मानव समाज के सामने प्रस्तुत हो गई है कि जिसके सामने सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसी प्रकार बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हम देखते हैं कि भूकंप आ जाता है या ज्वालामुखी फट जाती है या बाढ़ या सूखा। भारत में हर साल मानसून सीज़न में बहुत सारे इलाके बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। बहुत सारे इलाकों में सूखा, अकाल की समस्या होती है। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिसे मानव आज के विकास के साथ, आज की प्रगति, उन्नति के साथ इन्हें रोक नहीं सकता। इस पर उसका चक्रवात आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, इस पे मनुष्य का बस नहीं चलता। ब्लाश ने भी माना था कि मानव का प्रकृति के कुछ तत्वों पर नियंत्रण है, कुछ पर नहीं है। अमेरिकन भूगोलवेता थे कार्ल सावर, जो संभववाद के समर्थक रहे थे। उन्होंने भी मानव और प्रकृति के पारस्परिक समायोजन को प्रमुखता दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जहाँ वातावरण संभववाद या पॉसिबलिज्म की बहुत चर्चा थी, धीरे धीरे लोग इनके विचारों से असहमत होने लगे और निश्चयवादी विचारधारा को एक बार पुनः देखने लगे। ये तो सभी को क्लियर हो गया था कि ना ही तो मनुष्य प्रकृति की दास है और ना ही प्रकृति कम्प्लीटली मनुष्य का स्वामी है। ये सिचुएशन कहीं बीच में आकर रुकती है। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आलोचना होने लगी, निश्चयवाद विचारधारा पर दोबारा विद्वान चर्चा करने लगे, लेकिन बाद में इसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया जिसे नव निश्चयवाद नाम दिया गया या न्यू डिटर्मिनिज्म या नियो डिटर्मिनिज्म नाम से जाना गया, जो कि हमारी तीसरी विचारधारा या दृष्टिकोण है मानव पर्यावरण संबंध की। अतः ये स्पष्ट है, ना तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्व प्रभावी हैं, ना ही मानव प्रकृति का विजेता है। दोनों के आपसी संबंध परस्पर सामंजस्य पर आधारित हैं और यही हमारी तीसरी विचारधारा या दृष्टिकोण का मूल मंत्र है, जिसे नव निश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जाता है।